बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एमबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल केस। जी नाज़रीन, नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ का केस एक बार फिर जिंदा हो गया है, एक बार फिर मंजर आम पे आया चाहता है। सनसनीखेज हकायक मंजर आम पे आने को तैयार हैं। इस हवाले से अनकरीब जो जीआईटी ने रिपोर्ट मुरतब की थी वो भी आपके सामने आएगी, और फिर अरशद शरीफ के केस के हवाले से बैरून मुल्क की जो तहकीकात हुई थी उस तहकीकात के हकायक भी आपके सामने होंगे। जी नाज़रीन, किसी मजलूम का खून नहीं छुपाया जा सकता, हक और सच को नहीं दबाया जा सकता, वो बिलाखिर मंजर आम पर आकर ही रहते हैं। नाज़रीन, सहाफ़ियों को हिरासा किए जाने से मुतालिक केस की समाअत के बाद इस केस में एफआईए की तरफ से जारी नोटिस तो मुअत्तल हो गए, लेकिन चीफ जस्टिस के सामने वो सहाफ़ी भी पेश हुए जिन्होंने अपना पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद चीफ जस्टिस को आड़े हाथों ले रखा था। उस पर संगीन इल्जाम आयद किए जा रहे थे और उनके खिलाफ इस हद तक सहाफ़ी चले गए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जात भी महफूज न रही। यहाँ और क्या क्या हुआ, और फिर नाम अपना जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने मुल्क के वकार और मुल्क की इज्जत और मुल्क के हवाले से किस तरह के रिमार्क्स दिए, वो क्या थे, और असद अली तूर पर हमले के दौरान या हमले के वक्त क्या हुआ था उस वक्त और कौन सी चीजें होनी चाहिए थी, ये तमाम मामला भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। और हम बात करेंगे 15,000 अरब रुपए की। ये 15,000 अरब रुपए किसके थे, कहां से आए, कहां खर्च हुए, कहां गए, किसके अकाउंट में गए, ये तमाम सनसनीखेज हकायक भी आपके सामने पेश करेंगे। और फिर हम बात करेंगे MQM ने कराची में एक बार फिर खून की नदियां बहाने की जो है वो मनसूबाबंदी कर ली है। कराची में एक बार फिर फसादात के मनसूबा तैयार कर लिया है और फसादात करना चाहती है। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज भी एक वाकया रूनुमा हुआ, और फिर कराची से खैबर तक पीटीआई का जो प्रोटेस्ट था वो क्या था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले और उसके हकायक क्या हैं, इस पर भी हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। मेरे ख्याल में नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा किए जाने से मुतालिक केस की समाअत पर। नाज़रीन, आज केस की समाअत के दौरान अहम एक दिलचस्प तरीन जो है वो मामलात सामने आए, और ऐसे मामलात सामने आए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी तौर पर वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने हुक्म सादिर किया कि तनकीद की बिना पर सहाफ़ियों को जारी नोटिस फौरी तौर पर वापस लिए जाएं, और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि गालम गलौज अलग बात है, एफआईए तनकीद की बिना पर कार्रवाई ना करे। और चीफ जस्टिस ने जो है वो कहा कि तनकीद रोकने के मैं सख्त खिलाफ हूँ, चाहे वो मेरी जात से मुतालिक ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में तनकीद जरूर करें, लेकिन आइन में भी कुछ हदूद हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि तनकीद रोक कर मेरा या सुप्रीम कोर्ट का फायदा कर रहे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं। सहाफ़ी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, लेकिन किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी सहाफ़ी या आम आवाम को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट बारे तनकीद पर कोई जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, पर जो कुछ लिखा होता है वो अंदर यानी थंबनेल पर तो होता है लेकिन वो अंदर नहीं होता, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा। नाज़रीन, इस समाअत के दौरान अहम तरीन जो इश्यूज ज़ेर बहस आए वो थे कि इस एक बेलगाम सोशल मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर उसके हवाले से कोई मैकेनिज्म मौजूद है, या फिर एक एथिक्स कमेटी मौजूद है, या इसके हवाले से कोई कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। मतलब कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़े की तरह चल रहा है, रौंद रहा है, जा रहा है, लेकिन उसके हवाले से हम अपनी इखलाकी जिम्मेदारियों को भी भूल जाते हैं। जी नाज़रीन, यही वजह है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा को यह कहना पड़ा कि गलत तर्ज सहाफ़त की वजह से मुल्क की इज्जत जो है वो खराब हुई है। साहब, इससे हमारे मुल्क की बहुत इज्जत खत्म हो गई है, मेरा ये ख्याल है।
सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा डैमेज किया इंस्टीट्यूशंस को, और अपनी जाती राय में कानून को वो नहीं देखते, कानून क्या कहता है उनकी जाती राय ये होती है। तो मीडिया का भी तो कोई फर्ज बनता है, हमारा जो मीडिया है, कि वो उसको अंडू करने के लिए कुछ रियलिटीज पे मबनी कोई स्टेटमेंट्स लेकर आए सामने, कुछ फैक्ट्स लेकर आए सामने। बीच में पार्टी बन जाना ये बहुत अजीब सा है, और तज़हीक जो है ये बड़ी अजीब। तनकीद आप जरूर करें, लेकिन आर्टिकल 14 का भी तो ख्याल रखें, 19 का ख्याल रखते तो 14 का भी ख्याल रखें। तो आपकी वो तज़हीक जो है तो वो पूरे मुल्क की बदनामी का बात। सोशल मीडिया पे बोट्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, हमने किसी और मुल्क के बारे में इतना नहीं सुना जितना अपने मुल्क। अच्छा, कितनी अच्छाई है वो दबिया है। थंबनेल के ऊपर जो होता है ना वो इतना डैमेजिंग होता है कि अंदर कुछ नहीं होता उसके, वो अंदर नहीं बोलते वो बात। इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो तो किसी ने उठाई नहीं। नाज़रीन, केस की समाअत के दौरान सहाफ़ी असद अली तूर भी डाइस पर आए और उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को किस तरह बताया, किन हकायक से आगाह किया, जरा मुलाहिज़ा फरमा लें। नहीं माय लॉर्ड, कोई नहीं उसमें गिरफ्तारी हुई थी और आप उनकी शक्लें पहचान सकते हैं? मैं बिल्कुल पहचान सकता हूँ उनकी शक्लें। एक चीज बताइए, पुलिस वाले आपके पास आए, उनके पास एक होता है आर्टिस्ट स्केच बनाते हैं कि भाई ये कैसा है, फिर वो अखबार में देते हैं कि इसकी हमें तलाश है, ऐसी कोई बात हुई? पुलिस वालों ने स्केच जरूर बनाया था, लेकिन कोई इश्तिहार नहीं दिया था। फिंगरप्रिंट्स भी थे उनके, लेकिन उनका नादरा ने कहा नहीं शनाख्त हो रहा। इसके अलावा वो मेरे अपार्टमेंट पर अपना मोबाइल यूज कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जियो फेंसिंग नहीं की थी उस केस की। और मैंने जो FIR दी थी उसमें क्योंकि जो हमलावर थे उन्होंने खुद अपना तारुफ करवाया था कि उनका ताल्लुक ISI से है, लेकिन आज तक जुबानी कलामी भी ISI वालों के किसी का बुला के बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया। वो तरदीदी बयान ही आके रिकॉर्ड करवा देते तो शायद बेहतर होता। लेकिन तो आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या निकला, कुछ आपको पता है? शायद मे बी इट्स नॉट फेयर टू आस्क यू, आप तो आपके अटॉर्नी जनरल नहीं थे, आपको कुछ पता? नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको इब्तिदा में ही कहा था कि सहाफ़ी अरशद शरीफ का केस एक बार फिर जिंदा हो गया है। जी नाज़रीन, केस की समाअत के दौरान नामवर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान डाइस पर आए और डाइस पर आकर उन्होंने अदालत से किस अंदाज में, किस तरह इस्तदा की और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब क्या दिया, जरा मुलाहिज़ा फरमा लें। We want very soon. My lord, with your permission, there is another very important investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist, that is Arshad Sharif, and I think उसके ऊपर भी कोई progress जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता है फिर पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन छोड़ देती है। ये वही केस है जो कई दफा कोर्टों में लगा है। एग्जैक्टली उसका अब आई डोंट नो उसमें क्या ऑर्डर्स हुए हैं। आपने निशानदेही की, अच्छी बात है। मैं जरा फाइल तो देख लूँ, हम लोग देख लेंगे क्या तक हुआ है क्या नहीं हुआ है उसमें। उसका जरा सा थोड़ा सा फर्क ये है, एक होता है क्राइम कमिटेड इन योर टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, एक होता है क्राइम कमिटेड अब्रॉड। तो अभी तो हम इस केस में तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, मालूम करेंगे। अगर आप मुझे मैं कोई ऐसा हम लोग इसमें ऑर्डर कर दें जो उसके बरक्स ना हो जाए, योर लॉर्डशिप के, तो हो सकता है अगली तारीख को उसको हम साथ लगा दें। हम जरा देख उसको फाइल, मैंने क्योंकि मैं कभी बेंच पे बैठा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है उसमें। मैं कल रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूम कर लेंगे। अच्छा, ये जरा एक लॉजिकली चलते हैं। एक तो ये बात हो गई, आपकी पुरानी बातें हैं। नाज़रीन, समाअत के दौरान सहाफ़ी असद तूर डाइस पर फिर आए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जो 2021 में दरख्वास्त दायर की गई थी सहाफ़ियों को हिरासत किए जाने से मुतालिक, वो दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या थे, जरा मुलाहिज़ा फरमा लें। अब ये देखिए, ये अहम, अब पता नहीं किसको मारा गया, किसको मारा गया, गोली हुआ इसके गोली किसको मारी गई थी? अफसार आलम साहब को, और असद तूर को जो है वो इनके घर में घुस के मारा गया था। मतीउल्लाह जान किडनैप हो चुके हुए थे, जबकि उनका केस कंटेम्प्ट का एक लगा हुआ था। उससे एक दिन पहले मतीउल्लाह जान को एब्डक्ट कर लिया गया था। हम उस वक्त की चीफ जस्टिस के पास दरखास्त लेने, उनसे कोई रिलीफ लेने के लिए हमने, जैसे कल परसों आपसे मुलाकात की प्रेस एसोसिएशन में, हमने भी चाहा उनसे कि जस्टिस गुलजार साहब, अब क्या करें, नाम लेना पड़ता है साबिक चीफ जस्टिस का, तो हमें एक्सेस नहीं दी गई। बस आप साबिक ही कह लें, बेहतर है। मौजूदा पे आप तनकीद करें, साबिक पे तनकीद ना करें। मेरे लिए तो दोनों ऑनरेबल हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। इसमें नाज़रीन अहम तरीन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हम सबको बुनियादी हुकूक दिलाना चाहते हैं, सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सबके हुकूक को यकसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहती है, और वो तहफ़्फ़ुज़ जो उन्हें पाकिस्तान का आइन फराहम करता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए
کہ معاملات کو کسی اور طرف لے جایا جائے. ناظرین, میں نے آپ سے بات کی ارشد شریف کے حوالے سے. صحافی ارشد شریف شہید کا کیس اگر اس کیس کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے, اس کیس کے ساتھ چلتا ہے, تو پھر یقیناً پی ٹی آئی کے لیے مزید دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس کیس میں اگر اس کیس کو چلایا جاتا ہے, اس کیس میں جو جے آئی ٹی رپورٹس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, اس کیس میں ارشد شریف کہاں گئے, کس ملک میں رکے, اس کو کس نے بھیجا, اور کینیا جانے پر اس کو کس نے مجبور کیا, کینیا کا فارم ہاؤس کس کا تھا, اور وہاں پر جو معاملات ہوئے وہ کیسے ہوئے, تو میرے خیال میں اس کے بعد وہ حقائق سامنے آئیں گے جس کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, ایک سنسنی خیز حقائق جن کو نہیں چھپایا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو دبا کے رکھا گیا, اس کیس کو نہیں چلنے دیا گیا, کیونکہ اس میں کچھ جو طاقتور حلقے, یعنی میں سیدھی بات کرتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک ہاتھ تصور کیا جاتا ہے. ناظرین, اس سے پہلے کہ میں 15,000 ارب روپے کی طرف جاؤں, میں جاننا چاہتا ہوں ایم کیو ایم کی طرف کہ کراچی میں ایم کیو ایم ایک بار پھر لسانی اپنا فسادات برپا کرنا چاہ رہی ہے. ایم کیو ایم کراچی میں پھر لاشوں کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے. کراچی میں ایم کیو ایم پھر خون کی ہولی کھیلنا چاہتی ہے, کیونکہ جب تک ان کو لاشیں نظر نہ آئیں, جب تک یہ خون نہ دیکھیں, تب تک ان کو سکون نہیں ملتا. ناظرین, گزشتہ روز ناظم آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان تصادم ہوا, اور یہ تصادم خطرناک تھا, جس میں ایک گاڑی کو بھی نظر آتش کیا گیا, اور پھر ایک شخص بھی جہاں باغ ہوا, جس کے لیے پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ وہ ہمارا جو ہے وہ نہ اپنا کوئی, میرے خیال میں کی کسی یونین کونسل کا کوئی عہدیدار تھا یا کچھ تھا. تو بہرحال جو بھی ہوا بہت برا ہوا, اور ایم کیو ایم اپنی طرز سیاست کو تبدیل نہیں کر رہی, تبدیل نہیں کرنا چاہ رہی. ایم کیو ایم چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انتخابی عمل سے بائیک آؤٹ کیا جائے, ایسے جو ہے وہ سرکمسٹینسز پیدا ہو جائیں کہ ایم کیو ایم کو وہاں سے نکل کھڑا ہونے میں یا پھر بائیک آؤٹ کا اعلان کرنے میں آسانی پیدا ہو. یقیناً اس کے لیے ضرور یہی ہوگا کہ ایم کیو ایم چاہے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت سندھ کی بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, اور جو اس اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, سندھ کی دارالحکومت کراچی, میں اس کو کہتا ہوں سندھ کا دارالحکومت کراچی, کراچی اور سندھ نہیں ہے, سندھ کراچی ہے, کراچی سندھ ہے. تو سندھ کے دارالحکومت کراچی کی ایک بہت بڑی اسٹیک ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. وہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تصادم چاہتے ہیں, اور اسی تصادم کی وجہ سے ان کو ایک آسرا ملے گا کہ وہ انتخابی عمل سے فرار اختیار کر سکیں, بائیک آؤٹ کر سکیں. ناظرین, بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی. گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے جو کال دی تھی لوگوں کو نکلنے کی, دوپہر تک تو ایک سناٹا تھا, ایک خاموشی تھی, صرف پولیس تھی, سڑکیں تھیں, اور کئی لوگ منتظر تھے, صحافی منتظر تھے کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ نکلتے ہیں, کہاں سے نکلتے ہیں, کیسے نکلتے ہیں. پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ لاہور میں ایک ہجوم امنڈ پڑا, پھر ایسا ہوا کہ کراچی میں بھی ہجوم امنڈ پڑا, پھر مالاکنڈ, پھر ملک بھر کے متعدد شہروں میں. اگر میں جو ہے وہ غیر جانبدار صحافی کی حیثیت سے اس کا تجزیہ کروں تو کل پی ٹی آئی کا پاور شو کافی حد تک اچھا تھا, لیکن اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح ان کے امیدواران, وہ چاہے قومی اسمبلی کی ہوں یا صوبائی اسمبلی کی ہوں, میدان میں آئے ہوئے ہیں, اور جتنی ان کی کانسٹیٹیوئنسیز ہیں وہاں سے جتنے لوگ نکلنے چاہیے تھے اتنے تو نہیں نکلے. تاہم پولیس ایکشن بھی دیکھا گیا کراچی میں, کلفٹن پہ, اور پھر ہم لے کے رہیں گے آزادی کے نعرے بھی سنے, ہم نے انقلاب کے نعرے بھی سنے, ہم نے اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے نعرے بھی سنے, اور پھر ہم نے بہت ساری چیزیں سنی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال ایک پی ٹی آئی کا اپنا طرز سیاست ہے, اور اس کا کیا کہا جا سکتا ہے. ناظرین, اب ہم بات کر لیتے ہیں 15,000 ارب روپے کی. جی ناظرین, یہ 15,000 ارب روپے وہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی دور اقتدار میں, یعنی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جب سے برسر اقتدار ہے, یہ 15,000 ارب روپے وہ ہیں جو انہوں نے سندھ کی ترقی کے نام پر خرچ کیے ہیں. لیکن یہ کہاں خرچ ہوئے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا, کس گلی میں خرچ ہوئے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا, کس گٹر پہ خرچ ہوئے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا, کتنی اسکولوں کی عمارتیں بنی ہیں صرف فائلوں میں تو موجود ہیں. فائلوں میں سندھ سے بڑی ترقی کہیں نہیں ہوئی, لیکن آن گراؤنڈ حقیقت کچھ اور ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کا ایک ایم پی ہے باری پتافی, اس کے باپ احمد علی پتافی نے جو 2013 میں ڈہلکی کو صاف پانی کی فراہمی کے جو پروجیکٹ منظور کروائے تھے,
हैरत की बात यह है आज तक वो मंजूर नहीं हुए। जो अपना वाटर प्लांट लगा हुआ है उसके ट्रांसफार्मर तक चोरी हो गए हैं। और वहीं पे साथ ही एक और शहर है राहड़की, और उसके हवाले से भी एक जो है वो पानी का मंसूबा मंजूर हुआ था, लेकिन वो भी अभी तक यानी बाप मंजूर करवा गया और बेटा मिनिस्टर रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी 2 मंसूबे 2013 में उसके अहमद अली पिताफी ने मंजूर करवाए थे, और इनमें एक मंसूबा जो था वो था 10 करोड़ का, वो कहाँ गया कुछ पता नहीं है। इस तरह यानी इन लोगों ने अंधी मचाई थी, और 15,000 अरब रुपए सिंध की तरक्की के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिकार गई। सिर्फ मैं ये कहता हूं कि हेल्थ फैसिलिटीज देने से आपने सिंध का हक अदा नहीं कर दिया, आपने सिंध से तालीम छीन ली, आपने सिंध के अवाम से उनके बेसिक जो राइट्स हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो तक आप उनको फराहम नहीं कर सके। सिंध के छोटे बड़े गांव देहातों शहरों की गलियां सड़कें तबाह हैं, स्कूल हैं पर रिकॉर्ड में हैं, ऑन ग्राउंड नहीं है। लाखों बच्चे सिंध के आज भी स्कूलों से बाहर हैं, लाखों बच्चे। इमारतें जा रही हैं, उनके नाम पर फर्नीचर भी जा रहा है, लेकिन कहां है ये कोई नहीं जानता। और ये वही 15,000 अरब रुपए हैं जो फाइल प्रोजेक्ट यानी वो प्रोजेक्ट्स जो फाइल में मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड इनका कोई वजूद नहीं है। ये 15,000 अरब रुपए वो हैं। तो आज जब उनसे सिंध के अवाम पूछते हैं कि भाई बताओ तो सही हमारी तरक्की कहाँ हुई, कोई जवाब नहीं। 15,000 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, फाइल दिखा देते हैं आपको। नेब पूछता है कि 15,000 अरब रुपए कहाँ गए, फाइलों में प्रोजेक्ट आपको दिखा देते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं है। सड़कें बनी, बेतहाशा सड़कें बनी, लेकिन कहां बनी कोई पता नहीं है। यानी आप मट्टी के ऊपर चंद लाख रुपए के पत्थर बिछाकर और उसके ऊपर एक बजरा बिछाकर और आप उसके ऊपर डामर फेर देंगे तो क्या सड़क बन जाती है? इससे जो सड़क का जो एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, क्या उसके मुताबिक सड़क बनी? नहीं बनी, कहीं सड़क नहीं बनी, कहीं रोड रास्ते ड्रेनेज तबाह है, पूरे सिंध का ड्रेनेज तबाह है, सेवरेज तबाह है। जिन लोगों को इन लोगों ने बरसातों में सैलाब के दौरान घर देने के वादे किए थे, वो घर आज तक नहीं मिले। चंद नुमाइशी घर बनाकर आप समझते हैं कि आपने सिंध के लोगों का हक अदा कर लिया। आपने अरबों रुपए डोनर एजेंसी से लिए, कहां गए वो, कहां खर्च हुए? आपको फिर मतलब आप चाहते हैं कि आपको इख्तियार मिले तो इख्तियार लेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हम इस कदम को सराहते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि सहाफी अरशद शरीफ का केस भी एक बार फिर उठाया जाए, उसके तमाम हकायक मंजर आम पर लाए जाएं, GIT रिपोर्ट्स की मंजर आम पर लाई जाएं, इन्वेस्टिगेशंस भी मंजर आम पर लाई जाएं और हकीकी चेहरे मंजर आम पर बिला तफरीक लाए जाएं। चाहे वो ISI ने किए, चाहे वो PTI ने किए, चाहे वो किसी मीडिया हाउस के मालकान ने किए, वो जो भी थे वो सब मंजर आम पर आने चाहिए, बिला तफरीक आने चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि अरशद शरीफ मरहूम के शहीद के कातिलों को मंजर आम पर लाया जाए और उनको सजा दी जाए। ये आपने इस मुल्क से, इस कौम से एक तबाना आवाज छीनी। वो जो इस मुल्क के अवाम की जो बात करता था, आपने वो उससे जबान छीनी, आपने उनसे वो अल्फाज छीने, आपने उससे कलम छीना, आपने उनसे उनकी सोच छीनी, उनकी फिक्र छीनी। क्यों छीना, किस हक के तहत छीना? तो बहरहाल ये मामला मंजर आम पर आना चाहिए और इसकी आज़ादाना तहकीकात जो भी हो, अगर कहीं पर कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा किया जाए और फिर मुल्ज़िमान को मंजर आम पर लाया जाए और मुतल्लिका इदारों को कहा जाए कि वो इस हवाले से अपने चालान पेश करें और मुल्ज़िमान को सामने लाएं और फिर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।